हेलो एवरीवन। तो आइए आगे बढ़ते अपने चैप्टर की तरफ। तो हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 12 का कैपिटल वर्किंग एंड द फिक्स्ड। क्लियर है। तो इस चैप्टर में आज का टॉपिक हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। क्लियर है। तो इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है दैट इज द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्लियर है। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ये क्या होता है? सिंपल से मोटी भाषा में ऐसा समझिए कि इसका मतलब ये है कि व्हेन अ कैपिटल यूजेस बोरोड फंड्स इन द रेगुलर कंडक्ट ऑफ बिजनेस along with the equity capital it is said to be trading on equity। ठीक है। जब कंपनी जो है वो बोरोड फंड से कलेक्ट कर रही है, जब वो बोरो कर सकती है, बोरो किससे करेगी? आपके जितने भी जो डिवेंचर्स वगैरह हैं उनसे वो जो जिनसे डेथ ले सकती है। तो यहाँ से कंपनी अपने जो फंड्स होते हैं वो कैपिटल वो बोरो करती है। क्लियर है। अलॉन्ग विद द इक्विटी कैपिटल। तो यहाँ पे चीजें क्या होती है, इक्विटी से भी उसको पैसा मिल रहा है और आपने उसमें वो बोरो भी कर रही है। तो इस हिसाब से जब कंपनी के पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी आता है तब वो जाकर के अपना जो प्रोडक्ट है या फिर जो एग्जीक्यूशन जो होता है वो आराम से वो कर सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिए कि जो कंपनी होती है उसमें दो टाइप के शेयर होल्डर्स होते हैं, एक तो हमारा इक्विटी शेयर होल्डर और दूसरा हमारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। क्लियर है। तो इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। क्लियर है। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर द रियल क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो असली जो कंपनी का मालिक होता है वो कौन होता है? वो आपका इक्विटी शेयर होल्डर होता है। क्लियर है। आप लोग को समझ में आएगा पहला पॉइंट ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल। क्लियर है। तो कंपनी का कंट्रोल किसके पास होता है? एज आई जस्ट टोल्ड यू दैट इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, दो वोटिंग राइट्स डू ऑल्सो फॉल इन द सेक्शन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। क्लियर है। तो जितना भी जो वोटिंग राइट होता है वो किसके बिहाफ में आता है? वो आपके इक्विटी शेयर होल्डर के ही पास में आता है। तो अगर कंपनी के जितना भी मैनेजमेंट आपने कंट्रोल करना है या जो मैनेजमेंट होता है या जो डायरेक्टर्स आपने बैठने हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर के पास वो उतना ज़्यादा होना ही चाहिए, कंट्रोल होना ही चाहिए। क्लियर है। तो जब आपके पास कंट्रोल होगा तो आप अपनी कंपनी को अपने हिसाब से आप चला सकते हैं और उसको ग्रो करा सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर है। अब कैपिटल को लेकर के कंपनी किस तरीके से फ्लेक्सिबल हो सकती है? या तो ऐसा हो सकता है कि कंपनी जब स्टार्टिंग में जब फंड्स रेज कर रही हो तो दे शुड नॉट इशू द प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह क्या होते हैं, अब उनको तो भाई साहब कंपनी की स्टार्टिंग में उनको डिविडेंड देना पड़ता है। तो यहाँ पे कंपनी ये कर सकती है कि जो एक फिक्स अमाउंट ऑफ जो लोन ले सकती है किसी भी इंस्टीट्यूशन से, जिससे कि उसको एक ज़्यादा बर्डन ना पड़े। क्लियर है। वो इंस्टेंट ना दे सके। क्लियर है। जैसे आपके में दिया हुआ है ना, कहाँ पे चला गया? हाँ, यहाँ पे क्या गुड कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी फ्लेक्सिबल सो दैट द एडजस्टमेंट कैन बी मेड व्हेनेवर द नीड अराइजेस। तो यहाँ पे क्या है कि आराम से हम लोग जितना भी जो एडजस्टमेंट्स हो सकता है या कंपनी जब फील कर सकती है कि हाँ मेरे को मतलब कंपनी ये सोच रही है कि ये 4 साल 5 साल कंपनी चल गई है, तो अब अगर कंपनी चाहती है कि वो प्रेफरेंस शेयर जो है वो इशू कर दे मार्केट में, आराम से कर सकती है। ठीक है। और लोग उसको खरीद भी सकते हैं और वो अपना जो इन्वेस्टमेंट करना है वो चाहेंगे वो तो वो कर लेंगे। तो लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें होती है कि आराम से जो भी कंपनी जो काम कर रही है, जो भी कैपिटल को लेकर के वो इन्वेस्टमेंट करने वाली है, वो बहुत ही वाइजली और बहुत ही फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिससे कंपनी को आगे अपने फ्यूचर जितने भी जो एम लेकर के जो प्रोजेक्ट्स लेकर के चल रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना है। टॉपिक है हमारे पास और नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है। तो नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है कि आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं या किस फील्ड में या किस प्लेटफॉर्म पे आप बिजनेस करना चाह रहे हैं या जो भी है कर रहे हैं। क्लियर है। बहुत बार ऐसे होता है जितने भी हमारी जो न्यू कंपनीज होती है, जो न्यू कमर्स होते हैं बिजनेस की फील्ड में, एंड उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फाइनेंस इकट्ठा करने में या जो चीज़ें कहते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट लाने में। क्लियर है। तो जो नई कंपनीज होती है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोशिश करने पे तो मिल ही जाती है। और जितने भी जो पहले जो सर्वाइवल कंपनीज हैं या जो पहले से एग्जिस्टिंग कंपनीज है उनको बहुत ही आसानी होती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो मार्केट वैल्यू, उनकी एक ब्रांड इक्विटी बन चुकी होती है। क्लियर है। तो ब्रांड इक्विटी के नाम पे अभी बैंक चलाया कोई टाटा या बैंक चलाया रिलायंस, तो क्या रिलायंस को लोन नहीं मिलेगा? हो ही नहीं सकता। आराम से वो तो घर आके देंगे लोन। क्लियर है। टाटा वालों को घर आके देंगे लोन। क्लियर है। वो कहेंगे भैया डॉक्यूमेंट्स हम सर बाद में कर लेंगे, आप पैसा ले लीजिए हमसे। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। अब जो पुरानी कंपनीज है उनको तो आप लोन आराम से मिल जाएगा, लेकिन जो नई कंपनीज है उनको जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होती हैं वो थोड़ी सी मुश्किल से मिलती है। तो वहाँ पे कंपनी को उसी टाइप से इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ से उसकी जो अर्निंग्स है वो रेगुलर में उसका इनफ्लो आता रहे और जितने भी जो उसके जो डेली के जो एक्सपेंसेस वगैरह है या मंथली एक्सपेंसेस वो आराम से उसको वो मीट भी करते रहें। क्लियर है। तो यही चीज़ें होती है। उस पैसे को, उस कैपिटल को हमें बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ता है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इन अ गुड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी रीजनेबली लो। क्लियर है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आपका लो होना चाहिए। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिपेंड्स अपॉन द प्रिवेलिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। क्लियर है। अच्छा, एक चीज और है, जैसा कि हम लोग ये जो पॉइंट्स कर रहे हैं इसमें अराउंड फैक्टर्स अफेक्टिंग में 10 पॉइंट्स है। क्लियर है, तो इन ये जो 10 पॉइंट्स है, 10 पॉइंट्स करने जरूरी नहीं है, आप इनमें से कोई भी 5 या 6 करके रखिएगा अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। क्लियर है, तो कभी भी 10 पूछता ही नहीं है, पहली बात तो ऐसा ही है। ठीक है, तो इतना करने कोई वो नहीं है। तो ये इन 10 में पॉइंट्स में से जो भी आपको आसान लग रहा हो या 5 एटलीस्ट 5-6 तो आप करके जाइएगा ही जाइएगा आपकी कन्वीनियंस के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास पीरियड एंड पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग। ठीक है, तो कितने समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या और क्या पर्पस क्या है। और नॉर्मल सी बात है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो इक्विटी शेयर इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो आप उसमें प्रेफरेंस शेयर में भी कर सकते हैं या फिर डिवेंचर्स भी ले सकते हैं। क्लियर है, तो प्रेफरेंस शेयर भी आपका बेस्ट ऑप्शन है अगर आप छोटे टर्म के लिए ले रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि भाई साहब आप पैसा डाल के भूलना ही चाहते हैं 10 साल 15 साल तक के लिए, 20 साल के लिए, तो इक्विटी शेयर इज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कैपिटल मार्केट कंडीशंस। ठीक है, तो मार्केट कंडीशंस में कैसी होती है, तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आप इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो इक्विटी शेयर इज ऑलवेज इन द वेरी हाई रिस्क। लेकिन हाँ, रिस्क होता है नीचे जाने का भी, लेकिन अगर आप ऊपर भाई साहब चले जाते हो ना तो भाई साहब मतलब आप तो फिर पैसा ही छापोगे, बहुत छापोगे। क्लियर है, तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन वहाँ पे बूम करने का कंडीशन ज़्यादा होता है। लेकिन अब अगर ये होता है कि कोई भी जो बंदा होता है जिसको सेफ खेलना है, मतलब जिसको रिस्क नहीं लेना है, तो आप आराम से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स खरीद सकते हो या बन सकते हो आराम से, क्योंकि उसमें आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलता है और उसमें ये रहता है चाहे मार्केट ऊपर जाए और चाहे नीचे जाए, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी जगह पे सेफ हो। यू विल गेट द रिक्वायर्ड और द 10 से 12% तक, मान लीजिए 10% आपको फिक्स मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। तो ये भाई साहब क्या होती है, तो जितनी भी हमारी जैसे कि हमारी जो प्राइवेट कंपनीज वो तो इशू कर ही सकती हैं, लेकिन जितनी भी जो सरकारी कंपनी हैं, जो जितनी भी पब्लिक कंपनीज वगैरह हैं, वो क्या सिर्फ वो कोई भी शेयर्स इशू नहीं कर सकती एक्सेप्ट द इक्विटी शेयर होल्डिंग्स। क्लियर है, तो जैसे आपको मालूम है कि देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, SBI। तो SBI की सोल प्रोप्राइटरशिप जो 100% वो गवर्नमेंट के पास नहीं है। ठीक है, तो हाँ ये है कि उसका मोर देन 50% अराउंड 55% तक जो शेयर होल्डिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। बाकी जो 40 या 45% जो बचता है वो उन्होंने किसी को बेच दिया हुआ है। तो इक्विटी शेयर होल्डिंग जो है, आप सरकारी जो संपत्ति है वो आप इक्विटी शेयर में ही उसको कर सकते हो, इशू कर सकते हो, और किसी भी शेयर में इशू नहीं कर सकते। तो हर एक के वो जैसे नॉर्मल कहते हैं ना कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह होती हैं, तो वो पब्लिक सेक्टर के पास भी यही रहता है कि आप उसकी सिर्फ इक्विटी बेच सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। पॉइंट है हमारे पास नीड्स ऑफ इन्वेस्टर। ठीक है, तो इन्वेस्टर की नीड ही क्यों होती है, नॉर्मल सी बात है कि भाई साहब हमारे देश में बहुत सारे ऐसे अरबपति होते हैं या ऐसे वेल्दी मैन होते हैं जिनके पास पैसा बहुत है। अब कोई अपने पैसे का घर में रख के अचार नहीं डालता। क्लियर है, तो दे वांट द इन्वेस्टर्स, तो जिनके पास पैसा बहुत होता है वो दूसरों के आइडियाज़ में, दूसरों के जो थॉट्स होते हैं, जो नई नई कंपनी खोलना चाहते हैं उनकी कंपनी में वो इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि उनको वहाँ से एक अच्छे अमाउंट में रिटर्न मिल सके। क्लियर है, तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आपके पास रिस्क खेलने की क्षमता है और अगर आप लॉन्ग रन में देख सकते हो तो आप इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर वहाँ पे उसके शेयर्स ले सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, आप सेफ गेम खेलना चाहते हो, देन यू कैन गो फॉर द डिबेंचर्स एंड द प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग्स। ओके, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारे पास कैश फ्लो पोजीशन। ठीक है, तो कैश फ्लो पोजीशन मतलब क्या होता है कि कैश का इनफ्लो कैसा है और कैश का आउटफ्लो कैसा है। तो यहाँ पे कंपनी को बहुत अच्छा ये एक पॉइंट होता है, देखने को मिलता है कि कंपनी भले मुनाफा कमा रही हो, लेकिन एट द पॉइंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स एंड एट द पॉइंट ऑफ द डिविडेंड क्या बोलते हैं उसको, देना, जब डिविडेंड देना होता है तब उस पॉइंट पे कंपनी के पास रिटर्न्स नहीं आ रहे, तो कैश का इनफ्लो नहीं हो रहा होता है। तो सिंपल सी बात ये है कि हमें कंपनी का जो एक मैनेजमेंट है इस तरीके से करना चाहिए जिससे कि आप अपनी सारी इंस्टॉलमेंट्स और जितने भी जिनको भी आपने डिविडेंड देना है वो क्लियर हो सके। क्लियर है, और कंपनी के पास ऐसा भी होना चाहिए कि भाई साहब कि जब भी रिक्वायरमेंट हो एक स्पेसिफिक टाइम में कंपनी के पास कैश का इनफ्लो होना बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर है, जब टाइम पे पैसा नहीं मिलता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मेन पॉइंट, मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है, जैसे नाम में ही है फिक्स्ड, कि आपने अपने पास एक ऐसी कोई फिक्स्ड कैपिटल रखी हुई है जो आपके पास एक लॉन्ग रन में काम आने वाली है। प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरीज, या कंपनी के पास ऐसे कोई भी एसेट्स, फर्नीचर्स जो आप कंपनी बहुत लॉन्ग रन में वो काम में आए, के लिए वो कंपनी को बहुत लंबे समय तक मुनाफा देगी। अगर आप अपनी कंपनी में कोई मशीनरी लगवाते हो तो मशीनरी का मतलब क्या है कि आप उसको 15-20 साल तक नहीं टच करेंगे, वो 15-20 साल तक आपकी कंपनी में या फैक्ट्री में वो काम करती रहेगी। क्लियर है? लैंड, कंपनी के पास लैंड होना बहुत जरूरी है। बिल्डिंग, आप इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बना रहे हो उस कंपनी का। क्लियर है? और जो प्लांट्स वगैरह, प्लांट वगैरह अगर आप लगाते हो तो वो कैसे हैं आपके यहाँ। तो ये चीजें जो होती है ये हमारे हमेशा फिक्स्ड कैपिटल में ही आती हैं, जो कि आपने एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब इससे आप लॉन्ग रन में प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्लियर है? सो दिस इज द फिक्स्ड कैपिटल। इस पॉइंट है हमारे पास मेन पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिक्स्ड कैपिटल। क्लियर है? तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके जो फिक्स्ड कैपिटल को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला आपके पास नेचर ऑफ बिजनेस। क्लियर है? तो नेचर ऑफ बिजनेस मतलब क्या है कि आपका जो बिजनेस है वो किस रिस्पेक्ट में आप करने वाले हैं। क्या आप मैन्युफैक्चरिंग में करने वाले हैं, क्या आप रोडवेज में करने वाले हैं, क्या आप रेलवेज में करने वाले हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि आपके पास प्लांट, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी सब कुछ होना चाहिए, तो दैट रिक्वायर्ड अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। क्लियर है? तो उस जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती है उनको सेटअप करना ही एक बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता है। क्लियर है? तो नेचर से जो होता है बिजनेस वो डिपेंड करता है कि जिस बिजनेस में आपका पास कैपिटल ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप वो कर रहे हो, कि जिसमें रिक्वायरमेंट है ज्यादा आप वो कर रहे हो। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास साइज ऑफ द बिजनेस। वही चीजें होती है कि आपका बिजनेस का साइज कैसा है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है या वेरी लार्ज है। तो यहाँ पे जितने भी जो स्मॉल वगैरह जो छोटे उद्योग होते हैं तो उनके जो बिजनेस जो कैपिटल होती है वो कम लगती है। अब जो बड़े बड़े जो प्लांट जायंट्स, जिसको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, तो ये क्या, ये तो बहुत ही बड़े प्लांट्स हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगती है। तो दैट रिक्वायर्स अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ कैपिटल एज वेल एज द मैनेजमेंट ऑल्सो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है? तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि अब कंपनी बना कैसा रही, कौन सा प्रोडक्ट बना रही है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई मशीनरी बना रही है, कोई बड़ा प्लांट बना रही है, या ऑटोमोबाइल सेक्टर में कार बना रही है, बाइक बना रही है, तो अब इन सब चीज़ों में पैसा बहुत लगेगा, तो वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है बहुत ज़्यादा लगेगी। अब कोई कंपनी जो है तेल, साबुन, मंजन बना रही है, तो वहाँ पे क्या है कि वो छोटे प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, तो उनमें जो कैपिटल है वो कंपेरेटिवली पहले वाले से कम लगेगी। तो दिस इज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स, कि आपका प्रोडक्ट जैसा होगा इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मेथड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है? तो अब जो प्रोडक्शन जो हो रहा है वो किस टाइप से हो रहा है, उसका मेथड क्या क्या है। देखिए भैया, दो टाइप के होते हैं, या तो आपका फुल्ली ऑटोमेटेड प्रोडक्शन होता है या फिर आपका लेबर ओरिएंटेड प्रोडक्शन होता है। तो जो लेबर ओरिएंटेड प्रोडक्शन है वो आपका वहां पे इन्वेस्टमेंट कम लगेगा, क्योंकि वहां पे लेबर अपने हाथों से काम कर रहा है, और दिहाड़ी जो इंसान यहाँ पे इंडिया में जो लेबर है वो सस्ती है कंपेरेटिवली ग्लोबल में अगर हम लोग देखें। लेकिन जो फुल्ली रोबोटिक्स में आते से आपका जो कार वगैरह जो बन रही है या जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो बनते हैं, तो वहाँ पे आपके पास रोबोटिक्स होने चाहिए। तो वो आपका फुल्ली ऑटोमेटेड है तो वहाँ पे कैपिटल ज़्यादा लगेगी। क्लियर है? तो वहाँ पे पूरा एक प्लांट सेटअप करना पड़ता है, रोबोट्स रखने पड़ते हैं, लगाने पड़ते हैं, तब वो जाकर के पूरा मशीन्स काम करते हैं, रोबोटिक्स काम करते हैं, मॉनिटर्स काम करते हैं। तो वहाँ पे और फुल्ली ऑटोमेटेड ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा पैसा लेगा, ज़्यादा कैपिटल लेगा, और जो लेबर ओरिएंटेड जो प्रोडक्शन है वो वहाँ पे कम पैसा लेगा। पॉइंट है हमारे पास अ डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट लाइन। क्लियर है? तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो प्रोडक्शन जो लाइन है अब वहाँ पे क्या क्या चीज़ें बन रही हैं। अब कोई एक कंपनी होती है, अगर वो मान लीजिए कि 10 चीज़ें बना रही है, जैसे टाटा। ठीक है? टाटा जो है, टाटा ग्रुप जो है बहुत सारी चीज़ें बनाता है, तो उसको एक बहुत ज़्यादा अमाउंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो चाहिए। क्लियर है? लेकिन कोई एक जो कंपनी है वो एक ही लाइन, एक स्ट्रेट लाइन प्रोडक्शन कर रही है, वो सिर्फ एक ही चीजें बना रही है। ठीक है? मान लीजिए कोई जूते कंपनी वो सिर्फ शूज ही बना रही है, जैसे बाटा जो है सिर्फ शूज बना रही है, तो उसको कम मतलब चाहिए होगा इन्वेस्टमेंट। लेकिन उसी प्रकार से अगर आप नाइकी पे चले तो नाइकी क्या है, टी शर्ट बनाती है, लोअर ही बनाती है, सॉक्स ही बनाती है, शूज ही बनाती है, हेयर बैंड भी बनाती है, रिस्ट बैंड ही बनाएगी। तो जब हर एक चीज वो बना रहे हैं तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर कोई एक ही चीज, जैसे मान लीजिए जो बाटा है वो सिर्फ शूज बना रहे हैं, तो उनको जो इन्वेस्टमेंट है वो कम लगेगा। तो दिस इज द डाइवर्सिफिकेशन। क्लियर है? जैसे होता है ना कि जैसे परचून की दुकान, तो परचून की दुकान में आपको हर एक आइटम मिल जाएगा, हर एक बिस्किट, तेल, साबुन, मंजन, आटा, दाल, चावल, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो दैट इज द
वो क्या है, आपकी परचून दुकान है। लेकिन अगर आप किसी एक कपड़े के आउटलेट पे चले आओ तो आपको सिर्फ एक ही आउटलेट, जैसे आप मान लीजिए कि पीटर इंग्लैंड में चले गए, तो पीटर इंग्लैंड में जो सिर्फ वहां पे आपको पीटर इंग्लैंड का ही कपड़ा मिलेगा और किसी ब्रांड का मिलेगा ही नहीं, तो वहां पे जो इन्वेस्टमेंट है वो कम है। क्लियर है, जाके कंपेरेटिवली मॉल के मुकाबले। पॉइंट है हमारे पास अ मोड ऑफ एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो अब किस मोड में आप कर रहे हो, जैसे फिक्स्ड एसेट्स क्या हो गया, हमने आपको बताया लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। ठीक है, तो लैंड की अगर हम लोग बात करें तो जमीन अगर आप हमेशा के लिए खरीद रहे हो परमानेंटली, तो वहां पे जो रिक्वायरमेंट है कैपिटल का बहुत ज्यादा होगा। क्लियर है, लेकिन वही अगर लैंड अगर आप लीज पे ले रहे हो, जैसे जो कैंट के जो एरिया में होता है, अगर आप लीज पे, लीज का मतलब कि 40 साल, 90 साल, 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले रहे हो, तो वो आपको सस्ता पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें क्या है कि हम लोग फिक्स एसेट्स कैसे बना रहे हैं, या तो हमेशा के लिए खरीद रहे हैं तो वो हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, और अगर हम लीज पे ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए 50 साल की लीज पे ले लिया, तो वो हमें थोड़ा सस्ता पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पे हमारा ज्यादा पैसा नहीं जाएगा। अब हम लोग आते हैं मेन जो पॉइंट होता है, ये हमारा है इंटेंजिबल एसेट। तो ये हमारे पास क्या होता है, जितनी भी जो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स, तो ये जो सारे होते हैं ये हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, ये हमें करने ही चाहिए। कभी कभी आप देखिए जो जैसे अलग अलग जो कंपनीज होती हैं वो अपना कलर पेटेंट करा लेती हैं, वो अपना नाम पेटेंट कराती हैं। कभी आपने सुना है कि किसी एक ही कंपनी, मतलब एक ही नाम की कोई दो दो कंपनी हो? कभी ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जो होता है वो उस नाम को पेटेंट कराती है कि उस नाम से अब कोई दूसरी कंपनी नहीं चल पाएगी। क्लियर है, कुछ वो कलर जो होते हैं वो उसको कॉपीराइट या पेटेंट करा लेते हैं। ठीक है, उनकी खुद की R&D होती है तो उसको पेटेंट कराते हैं, इसीलिए ताकि उनकी जो कंपनी की जो ब्रांड इमेज जो वैल्यू है वो बनी रह करके। क्लियर है, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।